ठीक है ना? हम आवाज और वीडियो क्लियर है? जी क्लियर है। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? अपन ने पहली स्टेप देख ली, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन। उसके बाद दूसरी स्टेप पे अपनी क्या, रिडक्शन। तीसरी स्टेप क्या आ जाएगी? रिफाइनिंग। अब रिडक्शन वाली स्टेप क्या है, सबके लिए अलग होगी। रिफाइनिंग है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आगे बढ़ जाते हैं फिर अपन। ले लिया। हाँ, एक मिनट। ठीक है, अभी तक पूरा फॉलो कर रहे हैं ना मेटलर्जी को? जी जी। अभी एकदम सिंपल चल रहा है। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, ये रिडक्शन वाले जो अपन एंटर कर रहे हैं। पहला एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन में कुछ लिखा ही नहीं एनसीईआरटी ने, इतना बस बता दिया गैंग पार्टिकल्स होते हैं, है ना? ये मिट्टी या धूल जो भी रहेगी उसको हटाना होता है, उसको बोलते हैं एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन। ठीक है, 12th क्लास में आएगी ये सब डेप्थ इन सब चीजों की। चलो ठीक है, तो अब अपन सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, रिडक्शन। ये हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, है ना? तो इसको एक कहानी जैसे समझना है मेटलर्जी को पूरे को। पहली स्टेप हो गई, अब दूसरी स्टेप पे जा रहे हैं रिडक्शन पे। थोड़ा इमेजिन भी करते हैं ना साथ साथ क्या चल रहा होगा सौर के साथ। पहले में अपन ने धूल मिट्टी एक तरह से हटा दी, वही हो गया अपनी क्या, एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन कर दिया अपन। ठीक है भाई, अब दूसरी स्टेप आ गई अपनी रिफाइनिंग। सॉरी, रिफाइनिंग बोल रहा हूँ क्या, रिडक्शन। तो इसमें क्या है, पहला जो है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, बुक से ही पढ़ देता हूँ, बुक में बड़ा अच्छा दिया है मेटलर्जी, है ना? कहीं जरूरत लगेगी बता दूंगा। 51 पेज नंबर पे आ जाओ, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्ट। आ गया। हाँ, लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। ठीक है भाई, तो उसमें क्या है, मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी। अच्छा पहले ये बता मेरे को कि जो मेटल्स जो है लो होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उनको निकालना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इजी होगा। हाँ बहुत बढ़िया। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि भाई रिएक्टिविटी कम है ना? वो चिपकने ही नहीं चाहते वैसे किसी के साथ, और चिपक भी गए गलती से तो उनको हल्की सी भी हीट करेंगे, है ना, हल्का सा ही गर्म करेंगे तो ही वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही नहीं चिपकना चाह रहे थे। चलो ठीक है, उसके बाद मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू, नहीं, हाँ, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो ये देखो, इतने को ना एक बॉक्स बना लो बस, जैसे वहां पे लिखा है ना बाय हीटिंग अलोन, उसके ऊपर वैसे एक बॉक्स बना लो। हाँ, तो अब कभी भी जैसे बाद में रिवाइज करने में जब जैसे ये पेज दिखेगा, तो पहला दिखेगा एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिव सीरीज, बॉक्स बना होगा किस पे, बाय हीटिंग अलोन, है ना? तो ये समझ में आ जाएगा ढंग से कि बस हीट करना होता है इनको, फिर अगले पे आ जाओगे सीधे। ठीक है, तो उसके आगे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सिनेबार। हाँ, अब ये देखो, ये एक और का नाम आ गया, है ना? ऐसे और के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, हीमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारी। जैसे हीमाटाइट जो होती है आयरन की एक और होती है, मैग्नेटाइट भी आयरन की और होती है, फॉर्मूला कुछ और होता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम की और होती है। तो ये सब ऐसे नाम है, और के नाम दे देते हैं। देखो सिनेबार, जैसे देखो फॉर्मूला कुछ नहीं है, HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड, इतना ही होता है बस, है ना? फॉर्मूला कुछ नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला होता है एकदम, जैसे अपन ने बेसिकली NaCl को कॉमन सॉल्ट बोल दिया ना, उस तरह से। तो बस सिनेबार को अंडरलाइन कर लो, सिनेबार, और जो ब्रैकेट में HgS लिखा है उसको भी, और स्टार लगा रहे हो। बस एक ये और का नाम है, इसको कभी पूछ ले तो पूछ ले, कल मैं और थोड़ी लिस्ट देख बता दूंगा अगर जरूरत पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? जी। क्या होता है हमने अभी तक कि भाई लो जो है एक्टिविटी सीरीज में, उनको बस थोड़ा सा हीट दोगे तो वो जो है अलग हो जाएंगे। उनने एक एग्जांपल भी दे दिया इसका, सिनेबार। जैसे HgS है, इसको क्या करना है, हीट करना है, अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना? तो पहले ऑक्साइड बनता है, ये हमेशा याद रखना। कोई भी मेटल होगा ना, उसको क्या करना होता है अपन को, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, किसी से मतलब नहीं अपन को, क्लोराइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, उसको पहले ऑक्साइड बना दो, उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस कर दो। ये काम इजी होता है। ये क्यों इजी होता है? थोड़ी थर्मोडाइनेमिक्स है इसमें, है ना, 11th 12th क्लास की। तो इसमें क्या करना है, बस अपन को किसी भी मेटल को लो, उसकी ऑक्साइड बना दो और उसको फिर रिड्यूस कर दो, है ना? जैसे क्लोराइड है, मेटल का कोई क्लोराइड है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो। जैसे ये देखो यहाँ पे Hg के साथ किया हमने, HgS यानी कौन, सिनेबार। तो इसमें क्या किया उन्होंने, पहली स्टेप देखो, HgS प्लस 3O2, क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन जोड़ दी, तो क्या बना दिया, HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना दिया। अब इसको रिड्यूस करना बड़ा आसान होता है, तो इसको फटाफट रिड्यूस कर देते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये Hg प्योर मिल गया अपन। अब देखो उनने Hg, अच्छा एक चीज और नोटिस करना, ये देखो Hg जो है उसके ब्रैकेट में देखो L लिखा हुआ है, लिक्विड। ये चीज याद आ रही है? अकेला मेटल जो कि लिक्विड होता था, याद आया? ब्रोमाइन ए। अरे नहीं नहीं मर्करी। नहीं, मैं बता रहा था। मर्करी। हाँ वही वही, तो वही तो है ये Hg।
वो तो नॉन मेटल बोल दिया था तूने, हाँ ठीक है वो भी सही था, नॉन मेटल के हिसाब से सही था। तो ये जो है मेटल, अकेला मेटल जो कि लिक्विड होता था, इसलिए उन्होंने देखो वहां पे बड़े स्पेसिफिकली उन्होंने ध्यान रखते हुए वहां पे एस नहीं लिखा, एल लिखा है। बात समझ में आ गई? जी हाँ, तो क्या किया इन्हें, एचजीएस यानी सिनेबार लिया, उसमें ऑक्सीजन डाली, हीट किया तो क्या हुआ, एचजीओ बन गया। इसको थोड़ी सी और हीट दी तो ये सीधे एचजी बन गया, सीधे मर्क्यूरी बन गया। देखो हीट से ही काम चल रहा है यहाँ पे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे ना थोड़ी सी और चीजें आने लगेंगी, देखेंगे अपन। ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या है, दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कॉपर का। तो कॉपर क्या है, Cu2s, कॉपर सल्फाइड है यहाँ भी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, सल्फाइड को ऑक्साइड बनाएंगे, और वो ऑक्साइड को फिर अपन रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, Cu2s in similarly copper which is found as Cu2s in nature can be obtained from its source just or by just heating in air। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, बस थोड़ी सी हीट देनी है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में क्या किया, वही कॉपर सल्फाइड है, उसको हीट, अपन ने हीट दी ऑक्सीजन के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। दूसरी स्टेप में बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ऊपर वाले में देखोगे अगर, तो दूसरी स्टेप में क्या हुआ, बस वो ऑक्सीजन अलग हो गई। यहाँ पे दूसरी स्टेप में उन्होंने क्या दिखाया है कि ऑक्सीजन जो है वो सल्फर के साथ चली गई। बात देख पा रही है? जी हाँ, तो इस चीज को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। अब सोच के देखते हैं होगा क्या। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी कॉपर सल्फाइड है ना, पाउडर है मान लो कॉपर सल्फाइड का, उसको तुमने हीटर मतलब हीट करने लगे तुम, जैसे कोई बर्नर के ऊपर लग दिया, अब वो हीट हो रहा है, वो मिक्सचर रखा हुआ है कॉपर सल्फाइड का, सिर्फ कॉपर सल्फाइड है पूरे में, उसको हीट दे रहे हो तुम, तो अब क्या होने लगेगा, उस कॉपर सल्फाइड में कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉपर ऑक्साइड बनते जाएंगे, है ना, कुछ मॉलिक्यूल धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड बनते जाएंगे। और ये जो कॉपर ऑक्साइड के हैं, ये बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके सीधे कॉपर दे देंगे। ये देखो, ये देख पा रहे हो सेकंड रिएक्शन। कुछ जी जी मान लो जो है वो, हाँ ये देखो पहली रिएक्शन के हिसाब से कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर ऑक्साइड में। अभी जो कॉपर ऑक्साइड के हैं, ये बचे हुए कॉपर सल्फाइड जो कि कन्वर्ट नहीं हुए अभी भी हीट करने पे, उनसे जी रिएक्ट करके सीधे कॉपर दे देंगे। इस चीज को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। हाँ, तो सेकंड वाली स्टेप जो है ना, उसके साइड में ऐसा लिख लो एरो बना के, सेल्फ प्रोडक्शन हो रहा है ना, और 3 स्टार भी लगा लो यहाँ पे दूसरी वाली स्टेप पे। बस बात समझ में आई राम? जी चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी था, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लोइन, तो इनको हीटिंग अलोन से हो जाते हैं। एक एग्जांपल दे दिया सिनेबार एचजीएस। तो ये क्या मर्क्यूरी का है, इसको थोड़ा सा ऑक्सीजन दो, हीट करो तो ऑक्साइड बनाएगा। अब इस ऑक्साइड को रिड्यूस करना बड़ा इजी होता है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स आ जाती है ना। तो इसको हीट करेंगे तो ये सीधे मर्क्यूरी दे देगा अपन को लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कॉपर के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। कॉपर में क्या करेंगे, सल्फर है, कॉपर सल्फाइड है, तो उसको ऑक्साइड देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। पर अब कॉपर ऑक्साइड जो है, कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे कॉपर ऑक्साइड के, वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, सीधे कॉपर दे देंगे, और सल्फाइड और ऑक्साइड जो है SO2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। चल भाई आगे बढ़ जाऊं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं कोई डाउट हाँ, अब एकदम इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे। एकदम 7 स्टार टाइप का पॉइंट आने वाला है, पता नहीं बोर्ड्स पागल हो रहे हैं इस चीज को पूछ पूछ के। बताता हूँ मैं, 51 पेज नंबर पे ही हूँ मैं, तो ये अगला वाला रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, जो वहां पे लिखा है ना, कॉपर को काट दो। कॉपर पता नहीं फालतू में उन्होंने नीचे लिख दिया, वो ऊपर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कॉपर भी लिख दिया ना उन्होंने, तो वहां कॉपर को काट दो ऐसे। जी हाँ, और मॉडरेटली एक्टिव, तो अब यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, मॉडरेट है। तो अब ये एकदम ऐसे हीट करने से अलग हो जाए ऐसा नहीं होने वाला, अब कुछ और भी करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। तो अब यहाँ पे क्या है, सल्फाइड या कार्बोनेट, या तो सल्फाइड होंगे या कार्बोनेट होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। जितने भी ये मिडिल में आ रहे हैं, है ना, कौन कौन से इनने नाम लिए थे, जिंक, आयरन, लेड, ये जो भी है ये सब क्या होंगे, या तो सल्फाइड होंगे या कार्बोनेट होंगे। इस चीज को ध्यान रखना, अभी आगे समझ में आएगा क्यों। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर as compared to its sulfides and carbonates. अच्छा, from its oxide. It is easier to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide and carbonate. ये बात तो मैं पहले दिया था, है ना, कि किसी भी मेटल को अपन क्या करते हैं, क्लोराइड है, सल्फाइड है, कार्बन, कुछ मतलब नहीं, ऑक्साइड में लगा दो और ऑक्साइड को फिर रिड्यूस कर दो, तो वो ऑक्सीजन अलग करना यानी रिड्यूस करना, है ना, तो वो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल लो तो सीधे प्योर मेटल मिल जाता है। ये काम इजी होता है करना, इसमें कम एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उसके बाद दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट।
Therefore, prior to reduction, the metal sulfides and carburetors must be converted into metal oxide. अब यहाँ से जो है या तो अंडरलाइन कर लेना, या मैंने जैसे एक बॉक्स बना लिया और उसको हाईलाइट टाइप कर लिया। देखो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बना लिया मैंने, इसके जस्ट आगे से दिख पा रहा है क्या? हाँ, और उस बॉक्स के अंदर दो चीजों पे लगाया हुआ है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। इन दोनों के बीच में पता नहीं कितनी बार डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस पूछते हैं, कभी डेफिनेशन पूछते हैं, कभी एग्जांपल के रूप में पूछ लेते हैं उसी चीज को। अच्छे से देख ले, ऐसे ही बॉक्स लगा ले। देखो साइड में मैंने 7 स्टार भी लगा दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड पेन है तो उससे भी स्टार लगा सकते हैं कि ध्यान चले जाए एक बार में। कहाँ से शुरू हो रहा है ये? द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। यहाँ से 6 लाइन जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। बहुत सारी हवा की प्रेजेंस में। हवा यानी क्या? ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, क्योंकि बाकी क्या होता है हवा में? नाइट्रोजन N2 वो ज्यादा रिएक्ट करती नहीं, तो सीधे ऑक्सीजन को ही मानना है अपन। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। तो यानी सल्फाइड ओर दो टाइप के ओर हो सकते हैं, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट। अब अगर सल्फाइड ओर से अपन को वो निकालना है मेटल, तो उसमें क्या करेंगे अपन? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बहुत सारी ऑक्सीजन है और अपन हीट करेंगे, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। सल्फाइड ओर में करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? द कार्बोनेट ओर। जो दूसरे टाइप के ओर क्या हो सकते हैं? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में क्या करना है? द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। अब यहाँ पे क्या करना है? लिमिटेड यानी बेसिकली कम कर दी, बहुत कम कर दी है, बंद ही कर देते हैं, सही बताओ तो, है ना। तो एक तरह से इनको वैक्यूम या उस तरह से हीट करने वाले। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। बिना हवा की हीट करेंगे अपन, बिना हवा की हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो भी ऑक्साइड ही मिलेगा अपन को। दोनों में क्या बनने वाली है? ऑक्साइड ही मिलने वाली है। उसको अपन रिड्यूस करते रहेंगे, बाद में देखते हैं। तो ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर लिखना। मैं बोर्ड पे एक बार और लिख देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ तक बॉक्स बना लिया, अंडरलाइन कर लिया, जो भी करना था कर लिया। बहुत बढ़िया। तो देखो रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। कैल्सिनेशन। आपका वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है। अरे यार ऐसा होता है, एक सेकेंड। क्वालिटी ठीक दिख रही है वीडियो की? क्वालिटी ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आया तो बोलना। देखो रोस्टिंग में क्या होगा? पहली बात तो किसके लिए करते हैं? फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, सल्फाइड ओर। दूसरा है ये फॉर कार्बोनेट ओर। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? ये सल्फाइड ओर के लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। बात क्लियर हो गई अपन को? एक सेकेंड। उसके बाद क्या बचेगा? कोरोजन बचेगा और ऐसा थोड़ा बहुत ही है ना। चलो रिफाइनिंग तक तो कर ही लेते हैं यार, है ना, वरना ज्यादा भी नहीं छोड़ सकते कल के लिए। तो फॉर सल्फाइड हो रही है, फॉर कार्बोनेट हो रही है। इसमें क्या होने वाला है? रोस्टिंग है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला। और इस वाले में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। ठीक है। तीसरी चीज एग्जाम्पल दे देते हैं थोड़े बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है रोस्टिंग में कि सल्फाइड ओर के लिए होगी और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। कैल्सिनेशन कब करेंगे, है ना? एक्चुअली बोलते हैं उसी चीज को कैल्सिनेशन, है ना। करना कुछ भी नहीं है। कार्बोनेट ओर लो, ऑक्सीजन बंद कर दो और हीट करो, तो इस चीज को बोलते हैं कैल्सिनेशन कर रहे हो आप। अगर मैंने सल्फाइड ओर लेके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, इसको बोलते हैं अपन रोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो इस तरह से याद किया जा सकता है, बड़ा सिंपल। कैल्सिनेशन, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट ओर, बस खत्म। कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन करते हैं, सी। ठीक है, समझ में आ गया? जी। हाँ, एग्जांपल दे देते हैं। देखो एनसीईआरटी के ही दे देते हैं। एनसीईआरटी में एक लिखा है ZnS का, ZnS प्लस 3O2। ZnS है ना, 2 ZnS है मेरे ख्याल से, प्लस 3O2 क्या देता है अपन को? 2 ZnO प्लस 2 SO2। 2 ZnO प्लस 2 SO2। देखो बड़ा इजी है। क्या हुआ? ऑक्सीजन दी अपन ने, है ना, हीट भी कर रहे हैं। देखो हीट उनने, हाँ देखो ऊपर लिखा है एरो पे, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, वही मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है? ZnS है
और O2 सप्लाई किया अपन ने, तो ZnO बन गया है ना, ऑक्सीजन आगे चिपक गई, SO2 अलग हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, सल्फाइड हो रहा है, ऑक्सीजन दे रहे हैं और हीट कर रहे हैं, हाँ तो ये रोस्टिंग है। अगर ऐसा रिएक्शन दे दूं मैं और पूछूं ये क्या चीज हो रही है, इस प्रोसेस का नाम बताओ, तो बता सकते हैं रोस्टिंग है, समझ में आ गया है ना? बोल समझ में आ गया? चलो FeS ले लेते हैं और ऑक्सीजन देंगे तो क्या बन जाएगा, FeO बन जाएगा और SO2 निकल जाएगा। FeS करके इतना मेरे ख्याल से होगा नहीं, तो रुको एग्जांपल देख लेते हैं, कोई लेड ले लेते हैं, PbS। हाँ ये देखो PbS लिया मैंने, ऑक्सीजन दी उसको, है ना, हीट भी कर रहा हूँ, तो हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सल्फाइड और को हीट करते हुए ऑक्सीजन दे रहे हो, हाँ तो ये रोस्टिंग है। ठीक है, तो इसका बैलेंस, अच्छा इसका ना एक चीज होती है, बैलेंस करने में भी ना सबके सेम निकलते हैं, ये जो वो होते हैं, यानी ये चीजें जो होती है कोएफिशिएंट होते हैं, ये सबके सेम निकलते हैं। देखो यहाँ भी देखना, अभी 2 3 2 2 आया था ना, ये देखो इसमें भी 2 3 2 2, पता नहीं कैसे होता है, वो सबके सेम टाइप के निकलते हैं, क्योंकि बेसिकली पैटर्न एकदम सेम है ना रिएक्शन का। ठीक है, याद करना हो तो ऐसा कर लेना, बिल्कुल जरूरत नहीं बैलेंस करने का, क्यों याद करना है ना, बैलेंस तो करना आता है अपन को। तो ये 2 3 2 2 इस तरह से बैलेंस होते हैं, सारी सल्फाइड और रोस्टिंग की सारी इक्वेशन इसी तरह से बैलेंस होती है। चलो ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन का देख लेते हैं। अब कैल्सिनेशन में क्या होगा, तोड़ रहे हैं अपन और को, देखो नीचे देखो ZnCO3 का एग्जांपल दिया है, लिख ही देता हूँ। ZnCO3 को हीट देंगे तो ZnO और CO2 में टूट जाएगा वो ZnCO3, इसको अपन क्या करेंगे, हीट देंगे, देखो ऑक्सीजन नहीं दी मैंने, है ना, यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ये टूट जाएगा ZnO प्लस CO2 में। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से दोनों में? जी आ गए। हाँ, PbCO3 के लिए भी सेम चीज करेंगे। देखो कार्बोनेट और को हीट कर रहे हो और ऑक्सीजन नहीं है, हाँ तो ये रोस्टिंग है, ऐसा देके पूछा जा सकता है रिएक्शन, ये क्या चीज हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया, PbO बन जाएगा और CO2 अलग निकल जाएगा। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ जाऊं? जी चलो बढ़िया, आज मैं रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार और इस पैराग्राफ को रीड कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नहीं ये लाइन को रीड करता हूँ कि सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड into oxide by heating strongly in the presence of excess of air. This process is known as roasting. The carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. बहुत बढ़िया। उसके बाद केमिकल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस है ना, तो दोनों का लिख दिया कि रोस्टिंग कैसे होती है। देखो सल्फाइड ओर है ना, किसी का भी ओर हो, जैसे जिंक का है उससे कोई मतलब नहीं, सल्फाइड होना चाहिए। सल्फाइड ओर ऑक्सीजन है, हीट हो रही है, हाँ तो रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर और हीट हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए रोस्टिंग, इसको क्या कैल्सिनेशन बोलेंगे। ठीक है, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट हो, ये पक्का से याद रखना बस, है ना। ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ये भी चीज याद रखना अच्छे से। ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट का भी मैंने इस तरह से याद किया था, है ना, अगर नहीं हो रहा हो तो कर सकता है। इसमें देखो रोस्टिंग में O पहले आ रहा है ना, हाँ तो इसमें ऑक्सीजन होती है, इसलिए कैल्सिनेशन में O बाद में आ रहा है, उस तरह से मैंने याद किया था। हाँ तो ऐसे याद करना हो तो कर ले, रोस्टिंग में O आता है पहले, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें O बाद में आता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। C फॉर कैल्शियम कैल्सिनेशन और C फॉर कार्बोनेट। और चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके लिए ऐसे 2 ट्रिक्स बना रखी थी मैंने याद करने की। चलो ओके, अब रोस्टिंग कैल्सिनेशन हो गया, उसके बाद द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, कोई भी और हो, सल्फाइड है कार्बोनेट से मतलब नहीं, आखिरी में क्या मिल गया, है ना, अपन ने इसको रोस्टिंग बोला, इसको कैल्सिनेशन बोला, पर देखो आखिरी में दोनों में क्या मिल रहा है, ZnO मिल रहा है, यानी ऑक्साइड बन जाता है आखिरी में, मैंने Fe लिख रखा है, Pb हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आखिरी में क्या मिल रहा है, अपन को ऑक्साइड ही चाहिए था, है ना। दो प्रोसेस के नाम है अलग अलग। मेन प्रोसेस क्या चल रही है, बेसिकली रिडक्शन वाले सेकंड स्टेप जो थी, मैं एकदम ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। पहले अपन ने प्यूरिफिकेशन वो देखी थी, एनरिचमेंट या कंसेंट्रेशन, दूसरी स्टेप थी रिडक्शन। अब रिडक्शन 3 टाइप की हो सकती थी, एक लो मेटल जो थे रिएक्टिविटी सीरीज में लो थे, एक जो मिडिल वाले थे, एक जो हाई वाले थे, सबके लिए अलग अलग होगी। अब अपन कहाँ पे, मिडिल वाले में है, और मिडिल वाले में रिडक्शन वाले में क्या चल रही है, 2 स्टेप चल रही है। अभी अपन ने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, अब अपन रिडक्शन कर क्लियर है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड, आगे से पढ़ रहा हूं मैं, 2 एग्जांपल दिए उनने, उसके आगे से। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग, हाँ इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो,
the metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. यहाँ तक अंडरलाइन कर लो इस वाली लाइन को भी बस. The metal oxide are then reduced to corresponding metal. तो अब क्या कर रहे हैं अपन, ऑक्साइड है ना, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो अपन को प्योर मेटल मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ऑक्साइड, तो ये क्या बोल रहे हैं, अब रिड्यूस करने के लिए क्या रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं, कार्बन को लेते हैं यूजुअली, कार्बन को यूज करते हैं, उससे रिड्यूस हो जाता है, कार्बन को यूज करते हैं उससे रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, उसके बाद you are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter. Oxidation reduction तो थोड़ा बहुत पता ही है पहले से अपन को. Obtaining metals from their compounds is also a reduction process. तो अब ये भी अपन को समझ में आ रहा है रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे. क्यों रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन होता था, जाता रहना, हाइड्रोजन देना या ऑक्सीजन खींचना, याद आ गया, आगे बढ़ जाऊं. जी जी. अब देखो अब क्या होने वाला है, कुछ मेटल्स होते हैं जो थोड़ी सी नौटंकी करते हैं, कुछ जो है कार्बन से रिड्यूस नहीं होते, कुछ जो है कार्बन से रिड्यूस नहीं होते. क्यों नहीं होते, वो सब वही है कि 12th की कहानी आ जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स वो सब आती है. तो कार्बन से कुछ मेटल्स रिड्यूस होते ही नहीं, इनका क्या करें, इनको अपन रिड्यूस करते हैं ऐसे मेटल से जो हाई इन रिएक्टिविटी वाले हैं, जिनकी रिएक्टिविटी हाई है. अब देखो कार्बन भी अपन ने क्यों लिया था, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, वो ऑक्सीजन को चिपका ले जाएगा अपने साथ. और कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से चिपकाए रखेंगे, वो कार्बन को नहीं देंगे. तो भाई अब इनके सामने क्या करना पड़ेगा, और हाई जो मेटल थे रिएक्टिविटी सीरीज में उनको लाना पड़ेगा. तो अब वो मेटल तो ऑक्सीजन को पक्का खींच लेंगे, क्योंकि भाई उनकी रिएक्टिविटी इनसे ज्यादा ही है. बात क्लियर हुई थोड़ी? जी क्लियर. हाँ, अपन क्या करते थे, मैगल्जन ये जो मेटल से बीच के, नहीं मैगल्जन नहीं, यहाँ पे जिंक वाले जो थे, जिंक के नीचे से जो थे, जिंक आयरन लेड, इन सब के लिए क्या करते थे अपन कि कार्बन दे देते थे, और ये क्या करता था, कार्बन उससे ऑक्सीजन खींच लेता था. पर आयरन है जैसे, है ना, आयरन के लिए ही होती है एक्चुअली स्पेशली ये चीज. आयरन जो है ये जो अपना ऑक्सीजन है कार्बन को नहीं देता, ये अच्छे से चिपका रहता है अपने ऑक्सीजन से. तो ये अपना ऑक्सीजन अब किसको देगा, ऐसे मेटल को दे देगा ना जो बहुत हाई है रिएक्टिविटी में, उसको तो देना ही पड़ेगा, वो उसकी तो रिएक्टिविटी वैसे ही बहुत हाई है, वो तो ले ही लेगा. कार्बन नहीं ले पाता पर इससे. चलो ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होगा. आखिरी पे लग रहा पढ़ रहा हूं मैं. डिसाइड यूजिंग कार्बन कोक, कोक भी बोलते हैं, रेड हॉट कार्बन को कोक बोलते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा होगा कभी, है ना, छोड़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं. डिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स. तो मेटल ऑक्साइड को मेटल के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कार्बन या कोक यूज करते थे. समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी याद आ रही होंगी, हायर मेटल, हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल लोअर वाले को रिप्लेस करता था. हाँ, तो अब वही वाली रिएक्शन पे आ गए अपन, वही यूज करने वाले हैं अपन. अब अपन मेटल को ही ले आएंगे अपन, ये नॉन मेटल जो था कार्बन, इससे अपन जो है काम नहीं बन रहा था, आयरन के लिए करते हैं बेसिकली, आगे आएगा अभी. द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो ये तीनों क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं. तो एक्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, है ना. तो अब ये अपना वही काम करेंगे, नॉर्मल वाला जो काम होता था इनका. फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना. अब इसको अपन ने क्या यहाँ पे यूज कर लिया, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, मेटलर्जी में भी यूज कर लिया. MnO2 था, मैंगनीज ऑक्साइड था, तो ये कार्बन को नहीं दे रहा था अपना ऑक्सीजन, तो अपन ले आया एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम ने मैंगनीज से खींच ली ऑक्सीजन, और मैंगनीज अकेला पड़ गया, तो वो मेटल अपन यूज कर सकते हैं. समझ में आ गया ना ये प्रोसेस क्या चल रही है यहाँ पे? जी आप. अब ये काम मिडिल वाले के लिए कर सकते हैं, हाई वाले हाई को क्यों देंगे, ये बात भी समझ में आ रही है ना. जो हाई रहेंगे रिएक्टिविटी में वो हाई वाले को ही क्यों देंगे, दोनों ही हाई है. जी. तो ये काम किसके लिए कर रहे हैं, हाँ हाई वाले के लिए. तो अपन देखिए अभी अलग ही टाइप का प्रोसेस चलता है उनके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इलेक्ट्रिसिटी ही लगती है उनके लिए, अलग खींच के ही अलग करना पड़ता है, वो मानते ही नहीं है बिल्कुल किसी और मेटल, किसी और चीज से, मतलब वो ऑक्सीजन देते ही नहीं है अपना किसी और को. ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया है, इसलिए मेटलर्जी पूरा ही ना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा मेटल, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे. यहाँ एक और एक इम्पोर्टेंट चीज आ गई, थर्मिट रिएक्शन वाली, देखते हैं उसको. अब देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है कि जो कोई ऑक्साइड है ना, जैसे आयरन की ऑक्साइड है, वही है इसमें आयरन की ऑक्साइड है, वो क्या कर रहे हैं, अब अपन कार्बन को नहीं दे रहा आयरन ऑक्सीजन, तो अपन हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल ले आए, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को देना पड़ेगा अब इसको ऑक्सीजन. तो जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लेगा आयरन से, और आयरन अब अकेला छूट जाएगा, तो अब इस आयरन को ना वहीं के वहीं अपन यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए. और क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है,
तो इसका जो आयरन निकलेगा अब यहाँ से, है ना, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड थी पहले, तो ऑक्सीजन ले लिया एल्यूमिनियम ने, तो अब ये जो आयरन निकलेगा अब यहाँ से, ये बहुत ज्यादा वो ये किस फॉर्म में होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, इतनी ज्यादा हीट निकल रही है उस रिएक्शन में। बात समझ में आई? जी चलो भाई, है ना, उस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, मैं बता दूंगा। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks और cracked machine parts। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकना। हाँ, हाँ चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, बस एक ये छोटा सा पार्ट और करेंगे इसके बाद वाला, कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, है ना, 2 मिनट में हो जाएगा। रिफाइनिंग और मेटल से अपन कल चालू कर देंगे, है ना, थोड़ा सा उसमें समझाना ज्यादा पड़ेगा। रिफाइनिंग और मेटल में दिख छोटा सा रहा है, पर उसमें समझाना ज्यादा पड़ेगा, और कोरोजन भी कर लेंगे उसके साथ। चलो ठीक है, तो अभी अपन कहाँ थे इस पे, यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दे। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, यहाँ पे थे अपन, यहाँ से अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दे। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम is used to join railway tracks और cracked machine part। तो ये क्या बता रहे हैं अब यहाँ पे, क्या है, अच्छा चलो इसके थोड़ा सा आगे से बताता हूँ। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, यहाँ तक अंडरलाइन करना। इन फैक्ट से लेके थर्मिट रिएक्शन तक पूरा अंडरलाइन कर देना। हाँ बढ़िया। और नीचे वाली रिएक्शन जो लिखी है ना, उस पे भी एक बॉक्स बना ले, और है ना स्टार भी लगा ले, और ये चीज कर ले, यहाँ पे आयरन जो है ना, इस पे यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना ले जो आयरन निकला है। बॉक्स नहीं, मतलब ऐसा गोला सा बना ले, क्योंकि उसमें जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि Fe के आगे L लिखा हुआ है, लिक्विड, यानी मोल्टन फॉर्म में निकला हुआ है इस बार, सॉलिड नहीं लिखा हुआ। बात समझ में आ गई? जी रिएक्शन पे भी ऐसा साइड में स्टार लगा दी मैंने। चलो ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन जो है इसको क्या किया अपन ने, ऑक्सीजन किसको, अपनी कार्बन को नहीं दे रहा था, तो अपन ने एल्यूमिनियम को लाया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन खींच ली इसकी, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हुई रिएक्शन, आयरन मेल्ट हो गया। अभी जो मेल्ट होगा आयरन, इसको वहीं के वहीं अपन यूज कर लेते। कैसे? अपन ने यही रिएक्शन कहीं पे कराई, और एक ऐसा साचा सा बना दिया अपन ने, फनल टाइप बना दी, है ना, कि अब इसमें जो भी आयरन मेल्ट होगा इसके अंदर गिरेगा। किसके अंदर गिरेगा? जहां पे इसको यूज करना है अपन को। जैसे कोई मान लो मशीन है, वो उसका बीच में क्रैक आ गया, तो वहां पे अपन ने मोल्टेड आयरन डाल दिया, वो तो जल्दी से सूख जाएगा, है ना, जल्दी से वो जो आयरन है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा एकदम, तो सॉलिड बन जाएगा। तो क्रैक को अपन ने भर दिया आयरन से, है ना। मोल्टेन आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी उसको डाल सकते हो, फिर वो हार्ड हो जाएगा फटाफट, तो बहुत यूजफुल है। जैसे रेलवे ट्रैक अगर टूट गया है, तो वहां पे एक साचा टाइप बना लिया, उसमें आयरन जो है मोल्टेड आयरन निकला, उसको भर दिया, तो फटाफट हार्ड हो जाएगा, साचा हटा लो, तो रेलवे ट्रैक आपका रिपेयर हो गया। बात समझ में आ गई? जी देखो लेफ्ट में ने इमेज भी दे दी है, वही काम चल रहा है वहां पे, रेलवे ट्रैक को जो है रिपेयर कुछ कर रहे हैं वो। चलो ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली चीज है, अभी ये सेकंड स्टेप ही चल रही है मेटलर्जी की, रिडक्शन। जी तीसरी स्टेप जो है फाइनिंग ऑफ मेटल, वहां से अपन कल कर लेंगे। भाई क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ओवर द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो टॉप पे क्या काम होगा, अब इलेक्ट्रोलिसिस ही करना पड़ेगा अपन को, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, मेटल्स को खींच के ही अलग करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। चलो ठीक है, तो उसके बाद द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। तो सिर्फ कार्बन से हीट कर दोगे और ऐसा सोचोगे कार्बन को ऑक्सीजन दे देंगे चुपचाप, तो ऐसा होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, यानी कार्बन रिड्यूस करेगा ही नहीं, यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन लेगा ही नहीं उनसे, लेने ही नहीं वाला, वो देने नहीं वाले, ऐसी वाली बात है। उसके बाद दिस इज बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। समझ भाई बात? अब जो कार्बन है वो भी ऑक्सीजन चाहता है, पर ये मेटल्स ना इतने ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखना चाहते हैं, इनकी एफिनिटी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यहाँ पे है ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जहाँ लिखा है, बस उस पर एक बॉक्स बना ले इस तरह से, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कि अगली बार कभी भी दिखेगा इस पेज को तो सीधे दिख जाएगा कि हाँ मेटल हाई जो रहते थे मेटल्स, उनके लिए सीधा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हाँ बढ़िया। उसके बाद फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। कहां तक चलेगा? सोडियम वहां से केना कामक अल, यहाँ तक जो है इनको हाई मानते हैं, हाई रिएक्टिविटी इनकी। तो एल्यूमिनियम, पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे हैं, हाई मानते हैं अपन रिएक्टिविटी इनकी। तो आर ऑब्टेन्ड
बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। तो मोल्टन क्लोराइड जो होंगे इनके, यूजुअली क्लोराइड्स बनते हैं इनके, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, फालतू लिखा है हमने। तो अब क्या करना है, बस इनका बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले, है ना। क्लोराइड हो ऑक्साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, खींच के अलग कर देंगे अपन। NaCl है जैसे, तो उसमें Na है ना, ये भी तो देख क्या है, अपन को अभी तक सॉल्ट लग रही थी, तो ये बेसिकली पर उसका और बोल सकते हैं सोडियम के लिए, है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड और है सोडियम का। तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो Na अलग और Cl अलग चला जाएगा। Na प्लस है, Na प्लस बनेगा, सारे मेटल्स क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, कैटायन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं ना, इसलिए प्लस आ जाता है उनके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, मेटल। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, और Na प्लस किधर जाएगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ खिंचा चला जाएगा, और Cl माइनस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ खिंचा चला जाएगा, है ना, अट्रैक्शन होगा। तो Na प्लस कहाँ जाएगा, माइनस वाले की तरफ, माइनस वाले का नाम होता है कैथोड। तो कैथोड की तरफ कैटायन, अब ऐसे याद कर सकता है सीधे सीधे कि मेटल क्या होते हैं, कैटायन। कैटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, नाम ही इसलिए पड़ता है कि भाई कैथोड की तरफ जो जा रहा है उसका नाम कैटायन। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है अच्छे से। चलो बढ़िया, है ना, क्योंकि बहुत इजी वाला पार्ट है ना, वहां तक कैल्सिनेशन रोस्टिंग वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने अच्छे से बता दिया। अब कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी पार्ट बचा है कि यहाँ तक समझ में आ गया। रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी इतना ही वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद मेटल्स नहीं, यहाँ से सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता क्लोराइड ऑक्साइड। आगे उन्होंने लिख भी दिया कि ऑक्साइड का भी करते। ठीक है, उसके बाद मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ये इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, काम कर। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मेटल कहाँ जाएगा, कैथोड। क्यों, क्योंकि मेटल कैटायन बनाता है, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, सीधी वाली बात है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at the anode, positively charged, है ना। तो अब क्लोरीन या क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन भी होती तो वो भी O2 माइनस यानी एनायन ही बनाती, तो एनायन एनोड की तरफ जाएगा, एट द एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। बहुत बढ़िया। अब देखो एनोड पॉजिटिव होगा, एनायन नेगेटिव होता है, पर एनोड पॉजिटिव होगा, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। जी जी। हाँ, क्योंकि भाई नाम अपन उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं, अपन ने बोला कि भाई कुछ आयन है जो कि कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कैटायन बोल दिया। अब कैथोड खुद नेगेटिव है, तो वो आयन पॉजिटिव होंगे जो जा रहे होंगे, इसलिए कैटायन पॉजिटिव होते हैं पर कैथोड नेगेटिव होता है। इस लॉजिक को थोड़ा दिमाग में रख। एनायन नेगेटिव होते हैं पर एनोड पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, गैल्वेनिक सेल नहीं होगा। चल छोड़, जी आ जाओ। तो अब मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at the anode, positively charged electrode. The reactions are, है ना। तो रिएक्शन कुछ नहीं है, कैथोड पे क्या हो जाएगा, वैसी ही वाली रिएक्शन है जैसी अपन आयनिक बॉन्ड और उन सब में पढ़ रहे थे, क्योंकि वही हो रहा है एक्चुअली। अब क्या हो गया, उल्टा हो रहा है, देखना सोच के देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयनिक बॉन्ड जब बन रहा था तब क्या हो रहा था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, क्लोरीन ने उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था। यहाँ पे एकदम उल्टा होगा, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na बन जाएगा। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तोड़ दिया ना आपने, तो उल्टी रिएक्शन चलने वाली। वहां पे आयनिक बॉन्ड बना रहे थे अपन, तो एनोड पे क्या हो रहा है, दो Cl माइनस मिले, उनने Cl2 गैस बना ली, है ना। Cl अकेला नहीं रहता, Na तो अकेला रह सकता है, तो उनने Cl2 गैस बना ली और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दी। बात समझ में आ गई ना, उल्टा जी हुआ एकदम। कैटायन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और न्यूट्रल हो गया, है ना। वहां पे क्या हुआ था, मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बना दिया था, क्योंकि वहां बनाना चाह रहे थे वो लोग आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे तो तोड़ दिया अपन ने, उल्टा कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो देखो उनने उसके नीचे लिख भी दिया फिर कि सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बॉक्साइड भी कहते हैं, और का नाम है। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया आज, नहीं एकदम क्लियर चल रहा है मेटलर्जी, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं आ रही। नहीं कोई स्टोरी की दिक्कत तरह है ना, यहाँ तक अपन पहुंच गए, दूसरी हाँ दूसरी स्टेप तक पहुंच गए। कंसंट्रेशन एनरिचमेंट हुआ था, उसके बाद दूसरी स्टेप ये वाली जो है आज ही खत्म हो गई यहाँ तक। तीसरी स्टेप जो होगी रिफाइनिंग, अब एकदम क्या हो जाएगा, देखो ऑक्साइड बना दिया अपन ने, और उस मेटल को क्या कर दिया, है ना, केमिकली तो अपन ने अच्छे से उसको सेपरेट कर दिया। फिर भी हो सकता है कुछ गंदगी रह जाएगी, वो तीसरी स्टेप में पक्का निकल जाएंगी, तो एकदम प्योर मेटल मिल जाता है तीसरी स्टेप तक, रिफाइनिंग जो। उसके बाद बचा है बस कोरोजन वाला टॉपिक और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो बहुत ही इजी टाइप का टॉपिक है वो, फटाफट कवर हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है सही बताऊं तो। ये मेटलर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अपन कवर कर लेंगे कल तक। चलो बढ़िया, कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकता है। थैंक यू। ओके।